नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, साहब हमारी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का और भी एक वीडियो में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं टू वेरी इंटेलिजेंट गेस्ट। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदित्य सत्संगी जी, सतोलॉजी से। ही इज नोन अक्रॉस द वेस्ट, especially Americas, for his couple of books, The Ancient Atlas, Gold, Glory and God, Five Pandavas, and many more like that. और हमारे साथ जुड़े हुए हैं डीप डाउन All एनालिसिस, my books are official bestsellers. ऑफिशियल बेस्ट सेलर्स। एंड मनीष चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष ट्विटर पे बहुत बवाल मचाते हैं, सो मच सो कि सेंट्रल मिनिस्टर्स इनको कॉल कर कर बुलाते हैं। इट इज टू दैट लेवल। बहुत अच्छे से डेटा एनालिस्ट है ना, डेटा साइंटिस्ट है, तो बड़े अच्छे से निकालते हैं पॉइंट्स को और डेटास को, और लिखने का स्टाइल इनका बहुत यूनिक है, आई वुड पुट इट दैट वे। सो विल स्टार्ट। सीडीएस का एक बयान आया है। इस ये बयान के बाद में बहुत सारे लोग सिर्फ एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं। उनका पूरा का पूरा ध्यान एक डायरेक्शन में है। एक बहुत बड़ा और जो नई नेक्स्ट मूव है भारतीय सरकार का, नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है, उसको पूरा का पूरा वो शैडो डाउन हो गया, बिकॉज पाकिस्तान से तो डेफिनेटली हम इम्पैक्टेड है। तो पहला कवर करूंगी कि ये टाइमिंग क्यों इंपॉर्टेंट थी, जेट्स डाउन है इसके बारे में अभी बात क्यों की उन्होंने, पीछे क्या मैटर है। एंड देन विल कम टू द पॉइंट जो किसी ने डिस्कस ही नहीं किया। आई एम सेइंग इट ऑन रिकॉर्ड, किसी ने डिस्कस नहीं किया, ना सोशल मीडिया में ना मेन स्ट्रीम मीडिया ने। और वही है भारत सरकार का बड़ा मूव, पाकिस्तान और चाइना दोनों के गले के फांसी का फंदा बनाने के लिए। जी। सो क्योंकि आदित्य सर रिक्वेस्टेड दैट आई शुड गिव द स्टेज टू मनीष फर्स्ट। मनीष जी, ये टाइमिंग ऑफ द सीडीएस बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई दिस टाइमिंग एंड व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग? जी। थैंक यू गायत्री जी। मुझे लगता है कि जब हम लोग जियो पॉलिटिक्स में, जितना मेरी मेरी समझ है उसके हिसाब से, जितना हम लोग सुनते हैं देखते हैं और जो नहीं कहा जाता है एग्जैक्टली वही उसका मीनिंग होता है, जो मेरी अभी तक जितनी समझ है उसी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मई 6-7 को ऑपरेशन सिंदूर का स्टेज 1 होता है, जब इंडिया टेरर कैंप्स पे अटैक करती है और वहां से एक काइंड ऑफ नैरेटिव वॉर चालू होता है, या जो भी आप बोलिए, जिसमें ये पाकिस्तानी पत्रकार छापता है रॉयटर्स में कि कुछ इंडियन जेट्स डाउन हुए हैं, इंक्लूडिंग राफेल से बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है उसमें। और उसके बाद उसी को रेफर करके लूप, उसको साइक्लिकल लूप में फंसता है कि वो स्काई न्यूज़ बोलता है कि सोर्सेस क्या था उसका, तो रॉयटर्स से आप पूछेंगे किसी और चैनल से तुम्हारा सोर्सेस क्या है, स्काई न्यूज़ का रॉयटर्स बोलेगा सोशल मीडिया। तो ऐसा एक न्यूज़ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर उसको आप बोल सकते हैं, नैरेटिव वॉरफेयर बोल सकते हैं, पता नहीं जो भी टर्म यूज होता हो, क्योंकि सीडीएस ने कहा कि हमारा 15% टाइम उसमें भी गया। उसके बाद राफेल से बहुत ज्यादा ऑब्सेशन होता है वहां पर, चाइना को भी, पाकिस्तान को भी, और उसके बाद जो भारत के अंदर जो 0.5 फ्रंट जो है उसको भी। और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। मैं इसलिए टाइमलाइन बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आगे बोलने जा रहा हूँ, कि राफेल गिरा दिया गया, ये न्यूज आता है। और उसमें आपको कहीं मिग का डिस्कशन नहीं सुनाई देगा, सुखोई कहीं कहीं बीच में एक बार आता है, लेकिन राफेल और मिराज का बहुत ज्यादा डिस्कशन होता है। उसके बाद चेंगदू, जो कि JF-17 बिल्ड करती है चाइना में, जो J-10 और JF-17 जो पाकिस्तान का प्राइमरी फाइटर जेट्स है अपार्ट फ्रॉम F-16, उसका शेयर 60, उनका जो करेंसी है युआन है, येन है, वन ऑफ देम, आई गेस, मैं गलत हो सकता हूँ यहाँ पे तो ठीक कर देंगे आपके दर्शक, वो 60 से सीधा 95 चला जाता है विद इन अ डे। क्योंकि वहां पे वो देखता है ये दोनों एक दूसरे पे काइंड ऑफ, अभी जितने भी एशियन कंट्रीज हैं उसमें राफेल और जो चेंगदू है, ये दोनों डसॉल्ट एविएशन आमने सामने है बहुत सारे डील में। और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला जाता है कि जब वहां पे हमारे डीजीएमओस प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि देयर आर सम प्लेटफॉर्म्स डाउन, बट वी आर नॉट, वी कैन नॉट रिवील दैट डिटेल्स राइट नाउ, बट वी, आई मीन, अचीव द एंड ऑब्जेक्टिव। अब इस सारे चीज को अगर मैं देखूं, और उसके बाद सीडीएस का भी का स्टेटमेंट, क्योंकि बहुत दिनों से स्पेकुलेशन चल रहा था, बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया उसको कवर कर रही थी, ये हुआ है, नहीं हुआ है, क्यों हुआ है। और साथ में एक और न्यूज चल रही थी, वो ये था कि भारत फ्रांस से सोर्स कोड मांग रहा है सिंस May 6-7। और वहां से कुछ आई मीन न्यूज आ रही थी कि वहां पे वो मिल नहीं रहा है उसे। उसके बाद हमारे फॉरेन सेक्रेटरी भी फ्रांस विजिट करते हैं, और सीडीएस का भी ये स्टेटमेंट। ये सारे मैं पहले इसलिए कॉन्टेक्स्ट में दे रहा हूं कि ये पिछले 15 दिन से, ये घटनाक्रम 20 दिन से चल रहा है, और अभी ये स्टेटमेंट आना, और लोग उस पर जंप कर रहे हैं कि भारत क्यों एडमिट कर दिया कि हम वहां हार गए एंड ऑल ऑफ दैट, क्योंकि पाकिस्तान इसको हमारे अगेंस्ट में यूज करेगा।
माय आंसर इज पाकिस्तान इसको हमारे अगेंस्ट में यूज कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट, सैटेलाइट इमेज एंड इंडिया ने जिस क्रेडिबल वे में पाकिस्तान के डिस्ट्रक्शन का पूरा प्रूफ दिया है, और जैसे फज्र के बाद जो अटैक हुए हैं वहां पर अकॉर्डिंग टू शहबाज शरीफ, तो वो सबको पता है कि पाकिस्तान किस हालत में था। जिसको जो वो सॉफ्ट वे में समझना चाहते हैं चाइनीज इन्फिल्ट्रेटेड जो मीडिया थे, वो भी बाद में बैक ट्रैक करना चालू किया कि सही में ये जो मतलब लड़ाई है उसमें पाकिस्तान की हालत खराब हुई है, और पाकिस्तान भी सिंपैथी, पहले जो पावर दिखा रहा था उसे सिंपैथी मूव करने की तरफ बढ़ा। और उसका आपको अगर लास्ट ये चीज समझना हो तो आप देख लीजिए जो सांग्रीला जो अभी सिंगापुर में हुआ, जहां से सीडीएस अनिल चौहान का स्टेटमेंट इतना वायरल हुआ है, वहां भी जो पाकिस्तान के जो जनरल आए थे, मिर्जा कुछ नाम था उनका, उनका भी स्टेटमेंट देखिए, वो बोल चुके हैं कि इतना अब वो बैरियर खत्म हो चुका है एस्केलेशन का, कि पूरा पाकिस्तान पे इंडिया कभी भी अटैक कर देगा और दुनिया बचा भी नहीं पाएगी। तो पाकिस्तान का डेसिमेशन जो है उसको ऑलरेडी सब एक्सेप्ट कर चुके हैं। लेकिन एक चीज था जो भारत के फेवर में कभी नहीं जा रहा था, और शायद इंडिया उस चीज को अभी अपना क्रिएट करना, शायद नहीं, मैं काफी कॉन्फिडेंट हूँ कि क्रिएट करना चालू किया, वो ये था कि अगर आप दुनिया के सबसे बड़े आप वेपन वायर हो, सबसे बड़ा मार्केट अगर भारत है, तो भारत ही वो ताकत भी रखता है कि उस मार्केट को अपने हिसाब से चलाने का, उस मार्केट को अपने हिसाब से मोड़ने का, जो कि अभी तक नहीं हो रहा था। चाहे हम रसिया से हम सबसे ज्यादा सामान खरीद रहे हो, वो टाइम एंड मतलब वो अभी तक बहुत सारे लड़ाई और टाइम दोनों से वो टेस्टेड एंड ट्रस्टेड पार्टनर है, तो वी कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। लेकिन बाकी सारे जो ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे पाकिस्तान को JF-17 दे दिया, अब उसका मेंटेनेंस पता ही नहीं है पाकिस्तान को, और ऐसे ही करके जो US सेल करता है वैसे ही दे दिया और उसका मेंटेनेंस पता ही नहीं है। ऐसे अगर जो भी हमारे मैन्युफैक्चरर्स इस चीज को सोच रहे थे कि मैं भारत को सेल कर दूंगा और भारत का जो आगे का डिमांड होगा उसको मैं नहीं पूरा करूंगा, तो उसका इम्पैक्ट ये होगा गायत्री जी कि जो CDS के एक स्टेटमेंट से जो हमारे मेन एयर एसेट्स डिप्लॉयड थे, जो कंपटीशन में है चाइनीज कंपनीज के साथ डील को जीतने में, उनको हम इम्पैक्ट कर सकते हैं, वो और एक स्टेटमेंट वो काफी होगा। दूसरा चीज मैं इसलिए भी ये बोल रहा हूं क्योंकि CDS के स्टेटमेंट में एक और चीज देखिए, उन्होंने कहा कि इनिशियली वो लॉस हुए, हमने अपना टैक्टिकल एरर समझा कि क्या है, एंड विद इन 2 days वी अटैक पाकिस्तान। अब उसमें आप देखिए जब पहला बार पाकिस्तान पे अटैक होता है तो एक ही मिसाइल का नाम आता है बार बार, वो है स्काल्प मिसाइल। लेकिन जब सेकेंड राउंड ऑफ पाकिस्तान पे भारत का अटैक होता है, जो जिस पर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस टारगेट में होते हैं, उसमें एक ही मिसाइल का नाम आता है, वो तो है ब्रह्मोस। और जिस सोर्स कोड की बात हो रही है, सोर्स कोड ऐसा नहीं था कि हम उसमें कुछ अभी इमीडिएटली 2 दिन में इंजीनियरिंग कर देंगे, वो ये था कि कैसे हम अपने अलग मिसाइल्स को उसके साथ इंटीग्रेट कर सकें। वो हमें वहां पे नहीं दिया गया, और गिवन कि वो हमें वहां पर नहीं दिया गया, उसके बाद ही वही टैक्टिकल एरर को यहाँ पे रेफर कर रहे हैं CDS की, मैं ठीक करके हम लोग फिर से हमने अटैक किया एंड वी वर सक्सेसफुल। सो यू आर क्लियरली ही इज डेमोन्स्ट्रेटिंग द पावर ऑफ जो हमारा मिसाइल्स है, होम ग्राउंड मिसाइल्स। उसके बाद ही इज ऑल्सो सेइंग कि तुम अगर नहीं भी ये करोगे, वी हैव अदर मतलब प्लेन्स जो कि उसके साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं, और उसको हम यूज करके हमने पाकिस्तान को डेसिमेट कर दिया। मे बी वो 4.5 जनरेशन फाइटर जेट्स शायद नहीं हो, एंड इसका सीधा सीधा कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट ये जो होता है ये प्रेशर टैक्टिक्स है, क्योंकि अभी इंडिया ऑलरेडी उस नैरेटिव वॉर को, मुझे लग रहा है उस फेज को हम क्रॉस कर चुके हैं। बड़े बड़े वॉर एक्सपर्ट इंडिया कैसे इस वॉर को जीता है उस चीज को एक्सेप्ट कर चुके हैं, और वॉर का कभी भी एंड आउटकम फाइटर जेट्स के लॉस पे नहीं काउंट किया जाता है। वो एंड आउटकम इस पे किया जाता है कि हमने जो हमारा ऑब्जेक्टिव था उसको हमने अचीव किया या नहीं, और सामने वाले को हमने एक्सपोज कर दिया, उसको हमने घुटने पे ला दिया या नहीं। और ये सबको पता है कि जो उनके किराना हिल्स में हो रहा है, जो उनके जैकोबाबाद, इस्लामाबाद, अलग अलग जो एयरपोर्ट्स हैं, एयरबेसेस हैं, उस पे जैसा हुआ है, वो उस चीज के लिए काफी था। दिस इज नाउ द वे ऑफ इंडिया गेटिंग देयर वर्क डन, जो उसको बोलते हैं आर्म ट्विस्ट करके काम करवाना। मुझे लगता है कि भारत वो जो जिस पावर को नहीं रिक्वेस्ट सर जी हुजूरी वाला नहीं, भारत अपने दम पे, अपने नीड के बेसिस पे जिस चीज का सबसे बड़ा बायर है, उस मार्केट को मैनिपुलेट, उस मार्केट को कंट्रोल करने का स्ट्रेंथ रखता है, और ये उसी का डेमोन्स्ट्रेशन था। क्योंकि
यूएस F-35 बेचने पे लगा हुआ है। Su-57 ऑलरेडी जब इनिशियली बना था तो इंडिया के साथ ही रसिया ने चालू किया था और फिर से उसकी बात स्टार्ट हो रही है और रशियन डिफेंस सिस्टम इतने ट्राइड एंड टेस्टेड वे में फिर से प्रेजेंट हुए हैं कि नो एवरीबॉडी एल्स जो भारत के साथ डील करना चाहते हैं either they will have to come to our terms or their deal will be gone because रसिया वहां पे है हर एक चीज के लिए और इंडिया के साथ वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ होम प्रोडक्शन सबके लिए रेडी है। जी गायत्री जी। जी आदित्य सर, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, ये सोर्स कोड क्या होता है? क्योंकि हो सकता है बहुत लोगों को पता नहीं हो, इसलिए आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सिंप्लीफाई सोर्स कोड का क्या मतलब होता है जी, क्योंकि ये 6th और 7th की नाइट को ये बहुत बड़ा मैटर हो गया था। हमने जानबूझ के इस पे शो नहीं किया था बिकॉज सी ऑल्टरनेट मीडिया का एक बहुत सिंपल सा है, हमारे पीछे में कुछ भी हो रहा हो पर हम सामने वही फेस रखेंगे जो हमारे देश के हित में हो। तो हमने जानबूझकर उस वक्त नहीं किया था, बट देन पोस्टमार्टम एनालिसिस में बहुत जरूरी हो जाता है कि किस किसने क्या क्या किया वो जानना। बाय द वे फ्रांस इज ऑल ऑफ अ सडन फ्रांस लवी डवी हो गया है भारत के साथ अचानक से। मुझे लगता है कि कुछ एक पीछे आर्म ट्विस्टिंग अच्छी वाली हुई है राफेल वाले इंसिडेंट्स के बाद में। जी सोर्स कोड क्या होता है? देखिए, मीडिया के लिए वर्ड्स यूज करना, आर्म ट्विस्टिंग और ये सब मीडिया के लिए अच्छा रहता है। रियल लाइफ में ऐसी बातें नहीं होती बिकॉज कोऑपरेशन चलता है हर जगह। आपने सोर्स कोड के बारे में पूछा। सोर्स कोड होता है कि पूरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं उसके ऊपर जितना भी सॉफ्टवेयर है, एल्गोरिदम्स हैं जो वेपन्स को इंटीग्रेट करती हैं, इंक्लूडिंग वेपन्स लॉन्चिंग, वेपन्स एक्टिवेशन, वेपन्स रिलीजिंग, वेपन्स अपग्रेडेशन, जो उन शस्त्रों से कनेक्ट करता है। बिकॉज आजकल सब कुछ सॉफ्टवेयर ड्रिवन है, इंक्लूडिंग कोई देयर इज नो डम, देयर आर डम बॉम्ब्स आल्सो, लेकिन मोस्ट ऑफ द मिसाइल्स लाइक अस्त्रा, रुद्रम और आपके स्कैल्प, हैमर, ये सब जो मिसाइल्स हैं ये सोर्स कोड के थ्रू कंट्रोल होती है। उसके माध्यम से जब वो पायलट जो बटन दबाता है तो वेपन रिलीज होता है। जैसा इसको बोलते हैं फ्लाई बाय वायर सिस्टम। और एयरक्राफ्ट्स में ऐसे ही चलता है, ये सारे एयरक्राफ्ट्स में। आजकल तो कारों में भी ऐसा हो गया है, बसेस में भी ऐसा हो गया है, सब जगह ऐसा है। लेकिन फॉर एनी प्लेटफॉर्म सोर्स कोड इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। जैसे रशिया के प्लेन्स का सारा सोर्स कोड भारत में है। तेजस, जिसको मैं सबसे अच्छा फाइटर मानता हूँ पर्सनली टेक्नोलॉजिकली, उसमें पूरा सोर्स कोड भारतीय है, तो पूरा कंट्रोल है भारत का उसके ऊपर। वो कुछ भी वेपन्स डाल सकते हैं। जैसे रशियन में प्लेन में अगर आपको ब्रह्मोस लगानी है तो आपको रशिया के पास जाना पड़ा था शुरू में, एंड देन यू कैन इंटीग्रेट। इसी तरह मिराज के अंदर भी अगर आपको अस्त्रा 1 लगानी है तो आपको सोर्स कोड की जरूरत पड़ेगी। और अगर तो ये होता है। और एवरी दे हैव द राइट टू प्रोटेक्ट देयर सोर्स कोड। पैसा बनाते हैं उसी पे, प्रॉफिट के प्राइवेट कंपनीज हैं, दे मेक मनी ऑन दैट। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मनीष डिड वंडरफुल एनालिसिस और मैं इसमें थोड़ा सा अलग पॉइंट लूंगा। देखिए क्या है कि आपने कुछ पॉइंट बोला कि सीडीएस ने कुछ नैरेटिव वॉर में, देखिए क्या है कि हर चीज नैरेटिव वॉर नहीं होती। इनफैक्ट नैरेटिव वॉर को तोड़ने के लिए आपको सत्य बोलना पड़ता है। और देखिए जो पिटता है ना वो शोर ज्यादा मचाता है। जैसे किसी की पिटाई होगी ना, बोलेगा अरे मेरे हाथ में मार दिया उसने, ये कर दिया, वो कर, शोर ज्यादा मचाता है। वो बोले अब मैं देख लूंगा, ऐसा कुछ करते हैं ना, दैट इज नैरेटिव वॉर। अब जब भारत की उसमें क्लियर कट विक्ट्री है, सब लोगों ने एक्सेप्ट किया है, और दूसरे का फेस बचाने के लिए पीपल आर ट्राइंग टू स्पिन अ स्टोरी ऑन इट। और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है? सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज इन्वॉल्व है, जिन जिनके प्रोडक्ट्स पिटे हैं। चाइना का पिटा है, 4 तो मिसाइल भारत के साबित आई है, PL-15E। अब तब तो चाइना तो जिंदगी भर रोएगा कि PL-16 बनाएगा तो सोर्स कोड तो PL-15 का ही होगा ना, जो भी अपग्रेड करेगा। इंडिया हैज ऑल दोज एक्सेस नाउ। साबित मिसाइल है, साबित मिसाइल में इजीली डाउनलोड किया जा सकता है। अब भारतीयों को पता लगेगा कितने मूर्ख है चाइनीज लॉजिक एंड रीजनिंग, ये पता लगेगा एक्चुअली। और ऐसा तो नहीं है कि जो हैमर मिसाइल पाकिस्तान में गिरी है या कहीं पे, क्या उसमें से वो लोग नहीं निकालेंगे? निकालेंगे। दिस इज द वर्क ऑफ ऑल द एजेंसीज। जो जो ट्विस्ट है इस पूरे इंसिडेंट में, सीडीएस की जो टॉक है, कहीं भी सीडीएस ने एडमिट नहीं किया कि प्लेन तबाह हो गया। सोशल मीडिया पे जितनी भी इमेजेस दिखाई जा रही हैं वो पुरानी इमेजेस दिखाई जा रही हैं। इनफैक्ट वो पाकिस्तानी मिराज की इमेजेस हैं, कुछ इमेजेस पाकिस्तानी मिराज की है।
और सीडीएस ने बड़ा क्लियरली बोला कि अगले दिन सारे एसेट्स अगेन फ्लो इन फॉर्मेशन, और टैक्टिकल मिस्टेक बोलना इट्स अ साइन ऑफ ए मैच्योर आर्मी। सब आर्मीज करती हैं टैक्टिकल मिस्टेक, रशिया ने नहीं करी, सब करती हैं। यूरोपियंस ने नहीं करी, यूरोपियंस तो भागे थे ना, सोमालिया से उड़ के भागे थे अमेरिकन, तो वो टैक्टिकल मिस्टेक नहीं थी, सब कुछ मालूम था उनको। और आप मुझे बताइए, 7 MQ-9 रीपर्स गिरे हैं अमेरिका के इन बाय हूथी, और भी नहीं, हूथी नॉट ए प्रोफेशनल आर्मी ऑल्सो। उसका कोई न्यूज बना कहीं पर? नहीं बना। वेयर वॉज द इंडियन मीडिया एक्सेप्ट पलकी शर्मा? नोबडी हाईलाइटेड दैट न्यूज कि आपके तो $210 मिलियन के तो यही गिरे हैं, आपका शिप टर्न करता है तो आपके प्लेन गिर जाते हैं शिप के ऊपर से। मेरे देश की कहानी तो थोड़ा मैं इज्जत से बोलूंगा, तो आपका शिप टर्न करता है, प्लेन तो ऐसे ही लुढ़क जाता है। कहीं भी एक अमेरिकन मीडिया में रिपोर्ट आई? कहीं पर नहीं आई। ये फॉरेन मीडिया की रिपोर्ट्स हैं, अमेरिकन को कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो द पॉइंट इज, जो उन्होंने बोला। अच्छा गायत्री जी, क्या होता है ना, एक हमारी एक आदत है, हम हर चीज को धर्म की दृष्टि से देखते हैं, देखना भी चाहिए। कहीं कहीं जगह पे आपको नहीं बोलना चाहिए या देखना नहीं चाहिए। वो है कि इन दीज इंसिडेंट्स, एक बड़ा सुंदर सा उदाहरण है, सबको मालूम है। अश्वत्थामा नाम का हाथी था और अश्वत्थामा थे। अब द्रोणाचार्य को मारना है तो अश्वत्थ बोलना पड़ेगा, अश्वत्थामा नाम का हाथी मर गया। सत्य बोला, लेकिन हाथी शब्द को छुपा के रखा, और द्रोणाचार्य ने अपने शस्त्र डाल दिए, अपने पुत्र के बिना नहीं रहेंगे। एग्जैक्टली उसी को बोला जाता है कि जितना सच बोलना होता है आप बोलिए सच, लेकिन किसी चीज को एम्फेसाइज मत करिए। सीडीएस का जो दूसरा स्टेटमेंट है दैट इज वेरी क्रूशल, उस पर आपने लुक ईस्ट के बारे में बात करना है। CDS is a combined chief of all the 4 wings of the army, including strategic wing. He is the one, मेरे हिसाब से, who recommends that yes, our nuclear forces are ready. Will Prime Minister press the button? यहाँ तक कि उनकी पावर होती है। तो he has to be very responsible. According to me, he was very brave, he was very classy, he was forthright, and he was very, very professional, according to me. उनका पिछला रिकॉर्ड देखिए आप, उनका पूरा सर्विस का रिकॉर्ड देखिए। व्हाट एन अमेजिंग पर्सन ही हैज बीन चोजन, यू नो। तो ऐसा सीडीएस आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। अमेरिका का सीडीएस देखिए, ऐसा लगता है कि एक मैकडोनल्ड में काम करके आया था, यू नो, बर्तन धो के आया था वहां पे। एंड यू लुक एट द सीडीएस ऑफ अदर कंट्रीज, वेरी सिविलियन ओरिएंटेड। दिस मैन इज अ प्योर मिलिट्री मैन। अब आपके स्पेसिफिक पॉइंट्स बोले, मनीष ने बताया स्पेसिफिक पॉइंट्स मिसाइल्स के और प्लेन्स के। हाउ मेनी ऑफ यू नो कि जगुआर वाज आल्सो फ्लोन, है ना? जगुआर वाज आल्सो फ्लोन। आपने जगुआर डैरेन 3 फाइटर वाज फ्लोन आल्सो। कोई भी फॉर्मेशन होता है उसमें एक कोई तेजस होगा, एक मिग 21 होगा, एक जगुआर होगा, एक रफल होगा, एक, ऐसा तो नहीं कि सारा रफेल ही उड़ेंगे 36 के 36। इसे फॉर्मेट, इसे कॉम्बिनेशन, साथ में तेजस भी होगा एक। सो द जगुआर fired many bombs over there. Jaguar also fired. वो तो बड़ा, it's one of the best ground attack fighters of Indian Air Force, one of the best. तो what I'm saying is, अपोजिशन चाहे कुछ भी बोलता रहे, पिट तो चुके हैं और ओपनली एडमिट भी किया है, और वो बता वो सब नहीं रहे जिसका दर्द उन्हें अभी तक हुआ नहीं है, होने वाला है। They will not say that also. But one thing is very clear, that in any future operation, there is no air defense of Pakistan. कि आप में से कितने लोगों ने डिस्कस किया कि रुद्र मिसाइल फ्लो, जिसने एक एनवेलप बना दिया एंड विच कुड नॉट बी पेनिट्रेटेड बाय एनीबॉडी, उनके एयर डिफेंस का आंखें बंद हो गई। HQ-9 वाज ब्लाइंड फॉर कुछ सेकंड्स चाहिए होते हैं उसके अंदर। हाउ मेनी पीपल टोल्ड दैट कि जब भारत ने स्कर्दू पे भी अटैक किया ना, उसके बारे में डिस्कशन नहीं हुआ कहीं पर भी। भारत ने चागाई हिल्स पे अटैक किया, उसके बारे में भी डिस्कस कहीं नहीं हुआ। एंटायर मीडिया कहीं पे बातें, आर्टिकल्स ही नहीं लिखे गए, बिकॉज ओनली दोज थिंग्स वर टोल्ड बाय भारत विच आर रेलेवेंट फॉर अदर पीपल, बट व्हाट इज रेलेवेंट फॉर भारत इज केप्ट विद भारत। Right.
सो जो ये कह रहे हैं कि प्रॉब्ली बट आई थिंक दिस इज अ गुड प्रेशर टैक्टिक्स इफ इट होल्ड्स ट्रू कि आपने राफेल का कोड नहीं दिया और हमारी कुछ एक चीजें डाउन हुई हैं तो उसमें एक प्रेशर टैक्टिक तो सा क्रिएट होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड देखिए दूसरा क्या है कि फ्रांस जो है ना, फ्रांस इज अ वेरी टफ नेगोशिएटर। फ्रांस आपको बहुत सारी चीजों का सोर्स कोड नहीं देगा तो नहीं देगा। सो आई डोंट थिंक सो कि सोर्स कोड, अगर सोर्स कोड नहीं देता है तो भारत विल नॉट यूज इट। लेकिन द फैक्ट दैट भारत इज गोइंग अहेड विद द परचेज ऑफ फर्दर स्क्वाड्रन्स, इसका मतलब सोर्स कोड का एग्रीमेंट ऑलरेडी हो चुका है। सो मूविंग फॉरवर्ड, एक ये वाला डायमेंशन था कि जेट डाउन हुए, ये चीजें हुई, वो जो सब कुछ सबने बात किया है। एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो मैं व्यूअर्स के लिए कहूंगी, किसी ने फोकस नहीं किया है। ही इज प्लानिंग टू चोक पाकिस्तान एंड चाइना इन द इंडियन ओशन। उनका मैं वर्बेटम जो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसको किसी ने एनालाइज नहीं किया है, लेट्स रीड इट एंड देन वील अंडरस्टैंड कि व्हाट ही मींस, क्योंकि वो दैट हैज टू बी एक्सप्लेन विद पिक्चर्स एंड ऑल, आराम वैसे समझ में नहीं आएगा। आई रीड इट आउट। Chief of Defence Staff, CDS General Anil Chauhan said, now shifting attention to the Indian Ocean region, especially the northern Bay of Bengal, our geopolitical reality means we cannot move north due to tensions with China. So, China. Now, can we move east because of the instability in Myanmar? We are politically connected to Central and West Asia, but geographically cut off. Therefore, the sea is our only viable pathway. That's why the ocean is not just important, it's our destiny. In a sense, though we are part of the continent landmass, we function like an island nation. Our island territories give us interior depth in the Indian Ocean, which is a strategic advantage that we must exploit wisely. Some areas in the Indian Ocean, particularly in the north, have always been of concern, and new ones have emerged recently. But we must not limit our view to just the northern Indian Ocean region. We are now looking for south, recognizing the wider scope of our maritime interest. And मैं इसके बाद एक लाइन नहीं दिखाऊंगी, नहीं तो पूरा डिस्क्लोज हो जाएगा. There is something else going on. Adi sir, how do you see this statement? इट्स अ वेरी पावरफुल स्टेटमेंट, और भारत के पास तो उसके अलावा कोई ऑप्शंस नहीं है। देखिए, भारत पे सारे आक्रमण समुद्र से ही हुए हैं, और भारत, आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट टुडे वी आर फॉलोइंग ऑन द पाथ ऑफ चोला एंड पांड्या, एंड और उसी रूट्स पे हम लोग फोकस कर रहे हैं जहाँ से वो लोग ट्रेड करते थे। जैसे कल आपने एक मैप में भी दिखाया था कि किस तरह चोल और पांड्या राजा ट्रेड करते थे, क्योंकि ये जो जितने भी मलय देश हैं, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ये सब भारत के अभिन्न अंग रहे हैं। दिस इज इंडिया, वो इंडिया ही है। जब डच वहां पे आए थे वो बोल रहे थे हम भारत आ गए, जो भी आए थे वहां भारत आ गए। स्पेनियर्ड लैंड के भारत, हमने भारत पे कब्जा कर लिया, ऐसा वो पता लगा फिलीपींस पे रह गए। फिलीपींस उसका नया नाम है, पहले मलय सागर था। नाम था पहले चेबू द्वीप, नॉट इवन मलय सागर। अभी चेबू छोटा सा एरिया बच गया वहां पे। सो द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये नेचुरल स्टेप है। और देखिए क्या है कि अल्टीमेटली चीन को और भारत को एक साथ काम करना ही पड़ेगा अगर कोऑपरेट करके रहना है। अगर वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर उनके बेसिस लड़ते रहे तो एशिया का उद्धार होने वाला नहीं है। पिछले समय भी ऐसे ही हुआ है कि चीन और भारत पे कब्जा हुआ, क्योंकि दोनों आपस में भी डिफरेंसेस थे, और यूरोपियंस ने और भी डिवाइड किया। नो मोर नाउ, नो मोर यूरोपियन कॉलोनाइजेशन, उस पे पूरा स्टॉप होना चाहिए। और मेरा हिसाब है कि जैसे भारत का तो फॉरेन पॉलिसी है कि वर्ल्ड इज टू बिग फॉर इंडिया एंड चाइना टू कोलैबोरेट एंड कॉम्पीट ओपनली, एंड दे बोथ कैन मेक प्रॉफिट। तो अभी ये तो एशियन सेंचुरी है और भारत की सेंचुरी है, तो चीन शुड कोलैबोरेट विद इंडिया। और भारत तो हमेशा ही चीन का, अभी देखा जाए तो सोर्स कंट्री है। महाभारत समय भी कर देता था चीन को, तो भारत को फॉलो करे। एंड अंडर इंडियन लीडरशिप दे शुड गो टू यूरोप, क्योंकि चीनियर नेगोशिएट नहीं कर सकते। वो मिक्सर बना सकते हैं, वो रेफ्रिजरेटर बना सकते हैं, टीवी बना सकते हैं। अब वेपन्स के बारे में बात आएगी तो उसके लिए एल्गोरिथम्स चाहिए, ओरिजिनल थॉट प्रोसेस चाहिए। तो आई थिंक दैट कैन नॉट बी, दैट इंडिया हैज अ मास्टरी ऑन दैट।
compete ही नहीं कर सकते, there is no chance। हमारे पास तो आइडियाज भी बड़े पुराने हैं, वायवास्त्र, अब कहाँ से आइडिया लेकर आएगा चीन? मैं भी तो बताने वाला नहीं हूँ। तो वो आइडिया कैसे आएगा? हाउ टू मेक द कोल्ड मोर पावरफुल देन हॉट। तो ये सब जो आइडियाज हैं, ये सब जो हमारे प्रीवियस एंसेस्टर्स के जो शस्त्र हैं, तो कहाँ पे जाएंगे? अभी तो हमारा डीआरडीओ पूरी तरह खुला नहीं है। एंड वंस द 10% इन्वेस्टमेंट स्टार्ट रीचिंग देम, देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ। अच्छा, वो भी मैं आपको बता दूं, जो इनका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, पहले बोलते थे व्हाट इज द सिल्क रूट, वाज अ टोटल फेक क्रिएशन। वो भी फेक क्रिएशन था, एज इफ वो तो भारत का सिल्क रूट था, चाइना का नहीं था। अभी पूरा दुनिया सिल्क तो नहीं पहनता है। वो सिल्क के अलावा अनाज भी लोग खाएंगे ना, तो कहाँ उगता है अनाज चाइना में? सो द पॉइंट इज मेनी थिंग्स आर गेटिंग डिस्क्लोज्ड। और जो बोल रहे थे आप, यस्टरडे आप बता रही थी पर्ल, द स्ट्रेटेजी ऑफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, और भारत का पर्ल ऑफ डायमंड्स, वो क्या है, नेकलेस ऑफ डायमंड्स, वो सब वो सब बातें इज वेरी गुड ऑन द मीडिया रिपोर्टिंग। बट वन थिंग इज वेरी क्लियर, हमारा एक सॉलिड एयरक्राफ्ट कैरियर नोन एज अंडमान निकोबार आइलैंड्स, हमारा दूसरा सॉलिड एयरक्राफ्ट कैरियर इज साउथ वेस्ट ऑफ डिएगो गार्सिया, और प्लस हमारे रिलेशंस विद अफ्रीकन कंट्रीज, मोजाम्बिक एंड अदर प्लेसेस। तो आई डोंट थिंक सो चीन के पास कोई चांस है इन आईओआर रीजन एटलीस्ट। जी मनीष जी, there are two very important choking points when it comes to China and Pakistan, and when CDS comes and speaks on that, it looks like he's opening a Pandora's box. Be ready for a new surprise जी। देखिए, जनरली होता क्या है कि जब हम बात करते हैं गायत्री जी, तो वो एयरफोर्स या मिलिट्री एक्शन वो हमारा प्राइमरी, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लैंड मास, हमें पाकिस्तान दिखता है इमीडिएटली कि एक साइड पे, दूसरे साइड पे चाइना और बांग्लादेश भी कभी कभी कुछ स्टेटमेंट्स देता है। लेकिन अगर आप देखें तो भारत का एक सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट मतलब हिस्सा जो है वो सी, मतलब समुद्र के तरफ है, ओशन महासागर के तरफ है। और उसमें इंडिया को अपना जो पूरा मिलिट्री स्ट्रेटजी है, मे बी अभी सीडीएस ने उस चीज़ को उन्होंने काफ़ी, मुझे लगता है कि स्ट्रांगली बोला है, बट इंडिया का हमेशा से स्ट्रेटजी जो है वो अगर इसको कंट्रोल करना है तो इंडिया विल हैव टू कंट्रोल द ओशन, कंट्रोल द वाटर अराउंड इट। और अगर आप चाइना का भी देखें तो चाइना हमारे साइड से उसके पहाड़ी एरिया, उसके नॉन हैबिटेंट एरिया जो है वो इंडिया के बॉर्डर से अटैच है, और जो उसके सी एक्सपोजर है वो इतने दूर जा करके हैं और इतने वो क्लटर्ड है कि चाइना को कभी वहां पे कंट्रोल नहीं फील होता है कि मैं इस चीज के कंट्रोल में हूँ। दैट्स वाई वो अपना एग्रेसिव पोस्चरिंग भी दिखाना चाहता है कि मैं, देखो मैं साउथ चाइना सी में, मैं ताइवान पे ये कर दूंगा, साउथ चाइना सी में ये कर दूंगा, इंडियन ओशन में ये कर दूंगा, बिकॉज वो अपना एक एग्रेसिव पोस्टिंग, अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए। बट द रियलिटी इज कि चाइना इज नोवेयर नियर इन द, आई मीन नोवेयर नियर टू द कंट्रोल ऑफ द रीजन। उसका वहां पे ऑलमोस्ट कोई कंट्रोल नहीं है, और उस चीज को वो समहाउ एक्नॉलेज भी करता है। दैट्स वाई वो अपने सारे एग्रेशन जो है वो थ्रू उसके जो एयरफोर्स हैं, थ्रू मिलिट्री एग्रेशन जो कभी कभी वो इंडिया के ईस्टर्न बॉर्डर्स पे करने का ट्राई करता है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप पाकिस्तान या बांग्लादेश का भी अगर आप केस देखें, लेट्स से बांग्लादेश पे ही पहले देख लेते हैं, बांग्लादेश के लिए भी वो अभी एक स्टेटमेंट यूनुस का आया था कि ईस्टर्न जो बॉर्डर्स हैं वो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट के पास जो है सी एक्सेस नहीं है, दैट्स वेरी वल्नरेबल, ये यूनुस का स्टेटमेंट था। उसके बाद एक हेमंत विश्वा शर्मा का स्टेटमेंट आता है कि जो चिकन नेक है जो चटगांव हिल्स के पास है, अगर उसी को, उस चिकन नेक को इंडिया चोक करता है तो नॉर्थ ईस्ट का वो सी बॉर्डर का प्रॉब्लम ही खत्म। तो इंडिया अपना एग्रेसिव पोस्चरिंग मुझे लगता है बॉर्डर और मतलब जो लैंड और एयरफोर्स के थ्रू तो हम कर ही रहे हैं, इंडिया विल गो मच मोर एग्रेसिव, एंड दैट्स द नीड ऑफ द टाइम टू मेक श्योर कि इसका जो वो कंट्रोल है वो दिखे, वो दिखाए भी ये कि मतलब सी के जितने भी रूट्स है उसको मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग जो आप पॉइंट दिखा रही हैं ये भी काफी वल्नरेबल पॉइंट है। अगर ये कट होता है तो पाकिस्तान और यूएई का जो सप्लाई है दैट विल गो फॉर ए टॉस। और ईरान के साथ हमने वहाँ पे जो चाबहार पोर्ट जो बनाया है वो वैसे ही वो नहीं जाएगा, वो बहुत ही स्ट्रेटजिक पोर्ट है, और उस पोर्ट का न सिर्फ पाकिस्तान को
ऐसे सप्लाई या चाइना को काउंटर करने के लिए, इवन कि कभी नीड आया और वो जो एक चिकन नेक जैसा जो नेक क्रिएट होता है सऊदी अरब और जो लैंड मास है ईरान और पाकिस्तान का, उसको भी ब्रेक करने के लिए इंडिया उस पोर्ट को यूज कर सकता है। सो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल एंड इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट, जिसमें जब वो डिले हो रहा था तो प्राइम मिनिस्टर सेंट नितिन गडकरी टू गो टू ईरान एंड रिजॉल्व ऑल द इश्यूज, पेंडिंग इश्यूज जो भी वहां पे है एट अर्लीस्ट, बिकॉज भारत पिछले 10-15 साल में जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स पिक किए हैं, चाहे वो श्रीलंका में बनाना हो पोर्ट, या फिर वो चावर पोर्ट जो कि पहले से चल रहा था उसको खत्म करना हो, और उसके बाद कुछ एक्टिविटी गायत्री जी यहाँ पे हमें दिखेगा ईस्टर्न बॉर्डर्स पे भी, जब हम जो म्यांमार वाला रूट है, म्यांमार में और के रूट को हम कैसे वो यूज कर सकते हैं ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जाने के लिए, और फॉर द सेम पर्पस इंडिया अराकन आर्मी के साथ एक न्यूट्रल और या फिर मैं बोलूंगा रादर पॉजिटिव रिलेशन मेंटेन करना चाह रही है, सो दैट कि व्हेन टाइम अराइव्स इंडिया विल हैव ऑल इट्स थिंग्स एट इट प्लेस टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट। Now the point to note is स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की इंपॉर्टेंस पहले बता देती हूँ और फिर बताती हूँ कि यहाँ पे जियोपॉलिटिक्स क्या है। इनका एनर्जी इंपोर्ट्स 85% जो पाकिस्तान का आता है वो इसी स्ट्रेट से आता है। डिस्ट्रप्शन, अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में ये डिस्ट्रप्शन पूरा का पूरा कर सकता है, क्योंकि इंश्योरेंस एंड रिस्क ऑफ शॉर्टेजेस बहुत जल्दी हो जाएगा। जियोपॉलिटिकली सेंसिटिव एरिया है एंड पाकिस्तान इज वेरी डिपेंडेंट ऑन दिस। अगर यहाँ पर कुछ होता है तो देयर इज एन इंक्रीज रिस्क अमिड गल्फ नेशंस। डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग इज रिक्वायर्ड। स्ट्रैटेजिक लेवरेज की हम अगर बात करते हैं एज अ फैक्टर, तो कंट्रोल ऑफ स्टेट बाय ईरान ओमान इफेक्ट्स पाकिस्तान एनर्जी सिक्योरिटी। इसीलिए भागा भागा दौड़ा दौड़ा सा करके शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर दोनों पहुंचे थे ईरान। उनको लगा था ईरान को भारत के अगेंस्ट में, क्योंकि इसके ऊपर 2 कंट्रीज का कंट्रोल है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का। वन इज डेफिनेटली ईरान एंड द अदर इज ओमान। ओमान के साथ भारत के रिलेशंस मोर और लेस स्टेबल हैं, डिसेंट हैं। ईरान के साथ कई बार पाकिस्तान कोशिश करता है बीच में घुसने की, बट वो कर नहीं पाए अभी तक, वो अलग बात है। देन रीजनल मीडिएशन रोल, वो सब खैर बात की बात है, बट ये कहें कि पानी तो पहले ही नहीं है, पैसे पहले ही नहीं है, और बाकी से रही सही कसर है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे थोड़ा सा भी असर आता है। ये ओमान के पास हमारा एक बेस भी बन रहा है आइलैंड के, अगर आदित्य सर को याद होगा वहां पर, और दूसरा ईरान के साथ हमारे। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अगर आपने चोक कर दिया तो पाकिस्तान कहाँ जाएगा? ना पानी है, ना चूल्हा है, ना बिजली है, ना खाना है। इनको तो ऐसा मतलब चारों तरफ से ये वो हो जाएंगे, चोक हो जाएंगे। मलक्का की बात हम लोग सर कई बार कर चुके हैं, एंड मलक्का को ही बाईपास करने के लिए अगर देखा जाए तो चाइना इज ट्राइंग टू कम इनटू द बे ऑफ बंगाल विया बांग्लादेश। वो जो लाल मोनीर हाट बेस बना रहे हैं, या फिर जो ये डिफरेंट कॉरिडोर्स की बात चल रही है यूनिस और उनके बीच में, तो ऐसा लग रहा है जो सीरियस है, मतलब उनकी बातों से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो न्यू स्ट्रैटेजी है, जो नेक्स्ट मूव है, वो समझ में आता है दैट दे आर गोइंग टू इंश्योर द इंडियन ओशन इज ओन्ड बाय भारत, कंप्लीटली ओन्ड बाय भारत। यहाँ पे किसी तीसरे फैक्टर की, अभी रिसेंटली एक मॉरिशस के साथ मॉरिशस और यूके का एग्रीमेंट भी साइन हुआ है, जहाँ पे ये भी सुनने में आ रहा था कि शायद सैन डिएगो सॉरी गार्सिया गार्सिया आइलैंड उनके हाथ से निकल जाएगा, यूएस के हाथ से। आदित्य सर, आपकी क्या राय है इस मामले में? तो गार्सिया आइलैंड, जो डिएगो गार्सिया जो बेस है वो बेस उनके पास रहेगा। द रेस्ट ऑफ द आइलैंड विल गो टू द मॉरिशस, ऐसा एग्रीमेंट है, विच इंडिया शुड अपोज। क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था कि चागोस आर्चिपेलागो वॉज पार्ट ऑफ द ओरिजिनल लंका, तो वाल्मीकि रामायण के आधार पे। तो दैट हैज मोर इंडियन कल्चरल क्लेम देन एनीवन एल्स। तो वो इससे प्रूफ वो उसमें दैट इज इररिफ्यूटेबल प्रूफ है वो। और चागोस जो लोग हैं उनको वापस वहां पे लाना चाहिए। 50,000 लोग फेंक दिए थे ब्रिटेन ने, स्मॉल ब्रिटेन ने, समुद्र में, और दे टुक शेल्टर इन मेनी पार्ट्स ऑफ मॉरिशस एंड यूके। आई थिंक दे डिजर्व देयर होमलैंड बैक, और वहां पे आके तो दे शुड बी कमिंग बैक। और दूसरा, आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की बात करी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इज ए चोक पॉइंट फॉर ऑल द नेवीज एक्सेप्ट इंडियन नेवी, because Indian Navy has a good reputation in this entire region, very good reputation. UAE है, UAE is a great friend of India. Oman is a great friend of India. Yemen, भारत ने, आप ये सोचेंगे कि भारत ने यमन में
एंगेज क्यों नहीं किया, जबकि भारत का इन्फ्लुएंस बहुत है वहाँ पे, ओमान में है और यमन में क्यों नहीं किया? द रीजन इज वेरी सिंपल, इट इज अमेरिका वर्सेस यमन, it is not India versus Yemen, or it is very peaceful. It is a very the strongest naval force in this entire region is Indian Navy. Indian Navy has a maximum firepower in this entire region. Even though China build up कर रहा है, China is built up on Somalia and other places, but they're still too far from this region. और यहाँ के लोग भी चाइनीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे. सो पाकिस्तान की जैसी बुद्धि है, पाकिस्तान ने वैसे अपने एलाइज भी ढूंढे हैं, है ना. तो उन्होंने एक तो अमेरिका को एलाई बनाया है, विच इज ए अनरिलायबल पार्टनर फॉर देम. दूसरा उनका नॉर्थ कोरिया है. तीसरा उनका टर्की है. तीनों के तीनों इस एरिया में नहीं आ सकते. तीनों के तीनों दे डोंट हैव द पावर. इन लोगों का जो फाइनेंशियल बैकिंग है प्लस इनका जो स्ट्रेंथ ऑफ द नेवी है, नेवी रन्स ऑन लॉजिस्टिकल सपोर्ट. भारतीय नेवी को लॉजिस्टिकल सपोर्ट यहाँ पे कितना स्ट्रांग है आप देख सकते हैं कि ओमान में रिफ्यूलिंग कर सकते हैं, ओमान में रेस्ट कर सकते हैं, यूएई में रेस्ट कर सकते हैं, कतर में रेस्ट कर सकते हैं, एंड दे कैन ऑल्सो रेस्ट ऑन एनी ऑफ द सऊदी अरेबियन पोर्ट्स इंक्लूडिंग कुवैत. कुवैत इज अ सेपरेट कंट्री. तो इंडिया हैज लॉट ऑफ रेस्टिंग प्लेसेस इन दिस एरिया, और वही कन्वर्ट होता है वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी में भी. इस एरिया में इस एरिया का एक नेचर है, शुरू से इतिहास है इस एरिया का, कि नो एग्रेसर हैज बीन एबल टू लिव पीसफुली इन दिस रीजन. यहाँ के लोग लड़ाई पर ही जिंदा रहते हैं. देयर इज नो मेजर इकोनॉमी इन एनी ऑफ दोज पार्ट्स अदर देन यूएई एंड कतर एंड ऑल दीज एरियाज. तो मेजर इकोनॉमिक रीजंस बहुत कम है फॉर देम टू लूज. इसलिए जब जब अटैक करते हैं अमेरिकन शिप्स पे, दैट इज टेकन एज ए उसमें जो उनको सपोर्ट किससे है, whose satellites are they using? If you carefully see, most of them are Beidou satellites, Chinese satellites, या फिर GLONASS satellites. GPS नहीं यूज कर रहे हैं, वहाँ GPS बैंड है. So the point I'm trying to say is कि भारत का लुक ईस्ट पॉलिसी एंड लुक वेस्ट पॉलिसी में दोनों में बहुत फर्क है. लुक ईस्ट पॉलिसी इज फॉर डोमिनेशन, लुक वेस्ट पॉलिसी फॉर प्रिजर्वेशन. बस इतना बताऊंगा. प्रिजर्वेशन वर्सेस डोमिनेशन. जी मनीष जी. आई थिंक इसमें मुझे लग रहा है कि दिस इज इंडिया विल हैव टू अंडरस्टैंड, जो मैं पहले भी बोल रहा था कि हमारा अगर 3 साइड से हम पानी से घिरे हुए हैं, तो वी हैव टू डोमिनेट द वाटर अराउंड अस कंप्लीटली. क्योंकि चाइना को कभी भी, जो मैं पहले ही बोल रहा था, चाइना इज नेवर इन कंट्रोल ऑफ द ओशन. वो उसको फील भी होता है, दैट्स व्हाई वो इस तरीके के मिस एडवेंचर साउथ चाइना सी में वो करते रहता है. एंड चाइना के पास वो जो एडवांटेज है इंडिया के पास जितना बड़ा, कि इंडिया वो अरेबियन सी से लेकर के इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, वो तीनों तरफ वो कंट्रोल करता है. चाइना हैज लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस टू इवन मूव देयर नेवी. वो उसको अगर आप देखेंगे, अगर मूव भी करना रहा उसको इंडियन ओशन इधर, इट्स अ लॉन्ग पाथ फॉर देम टू मतलब ट्रेवल. दूसरा एक लास्ट और मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भारत जब भी अपना एग्रेशन को जनरली शो किया है अभी तक, तो वो दिखाया है कि, और हम लोग वो इंटरेस्टेड भी होते हैं एयरफोर्स के मूव्स में और आर्मी के मूव्स में. जो आदित्य सर ने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहां पे इंडिया जो वेस्टर्न फ्रंट है, और पर्टिकुलरली जब हम पाकिस्तान से डील कर रहे हैं, उधर हमारा जो मेन एडवर्सरी जिसको बोल सकते हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ इंडिया मैक्सिमाइज इटसेल्फ, और जो कि इंडिया इज वेल पोजीशन टू डू, कि उसके सारे सप्लाई पॉइंट्स वहीं से हैं पाकिस्तान का. और कोई वहां पे उसका ये नहीं है सिर्फ उसको चाइना से हथियार मिलता है और पैसा आता है. जो उसके सर्वाइवल के लिए नेसेसिटीज हैं, वो सारे सप्लाई उसको उस साइड से आ रहे हैं, उसको कैसे हम उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं वेरी वेल. एंड मुझे लगता है कि दैट पाकिस्तान डेफिनेटली वुड बी आल्सो अवेयर कि दिस इज सिचुएशन. इसलिए बिफोर दे गेट इनटू दैट उनका तुरंत चालू हो जाता है कि फॉरेन पावर्स को इन्वॉल्व करो. और इस बार के उनके स्टेटमेंट पे भी वही था कि भारत अब इस एस्केलेशन को इतना फास्ट कर चुका है कि वॉन्ट बी एबल टू इन्वॉल्व एनीवन अगर इतना तेजी में होता है. क्योंकि इस बार तो नेवी ने वो फुल एक्शन में नेवी आया भी नहीं था.
अगर वो आता तो उन्हें पता है कि अगर जब नेक्स्ट टाइम ये होगा तो इट विल बी सो एग्रेसिव। नेवी अगर उस चीज को उसमें पार्टिसिपेट करते, दे आर नॉट, वो लोग खुद पहले से ऐसे मतलब वो बॉम्ब पे ही बैठे हुए रहते हैं, तो दे आर नॉट वरीड अबाउट कि इंडिया न्यूक्लियर अटैक करेगा। दे आर मोर वरीड अबाउट कि इंडिया विल कट डाउन फ्रॉम एवरी पॉसिबल साइड, और एवरी पॉसिबल साइड में उनका सबसे ज्यादा डर उसी रीजन का है गायत्री जी, जो आप शो कर रहे थे, कि उसी चीज को वो सबसे ज्यादा डरे हुए कि ये एस्केलेशन इतना फास्ट होगा, दे वोंट बी एबल टू हैंडल दैट, क्योंकि वो कभी उन्होंने आज तक सोचा नहीं था कि इंडस वाटर ट्रीटी जाएगा। अगर वो जा सकता है तो उनका जो लाइफ लाइन है जो उधर से क्रॉस कर रहा है, वो भी अगली बार इंडिया विदाउट वो किसी वार्निंग, किसी एस्केलेशन, सीधा वो सर्जिकल स्ट्राइक की तरह वो स्ट्राइक में भी खत्म हो सकता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक मलक्का स्ट्रेट के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, क्योंकि मलक्का स्ट्रेट के बारे में हम बहुत बात कर चुके हैं, एंड जो व्यूअर्स रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं उन्होंने देखा होगा और ध्यान से सुना भी होगा। जहाँ पे सिंगापुर और मलेशिया लिखा हुआ है, उसी के बीच से मलक्का स्ट्रेट जाता है, जो कि इंडिया कंट्रोल करता है बेसिकली। अभी मैंने एक इंडिया कंट्रोल जो बेसिस हैं अक्रॉस द इंडियन ओशन, उसका एक फोटो दिखाई थी, मैं दोबारा दिखाऊंगी। मलक्का स्ट्रेट का ऑल्टरनेट वो कोशिश कर रहे हैं, वो उनको बे ऑफ बंगाल में एंट्री चाहिए, चाहे वो बांग्लादेश से मिले या फिर एक और दूसरा ट्राई करें, दैट इज सुंडा स्ट्रेट। दैट इज व्हाई सीडीएस इज कमिंग एंड सेइंग इंडियन ओशन, इंडियन ओशन, इंडियन ओशन, क्योंकि चाहे मलक्का स्ट्रेट हो, सुंडा स्ट्रेट हो, बांग्लादेश हो, या इधर पाकिस्तान की साइड पे आपका ओमान, गल्फ ऑफ ओमान, जहाँ पे ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हो, इंडियन ओशन पे कंट्रोल मतलब आपने ऑलरेडी इन दोनों कंट्रीज को कंटेन कर लिया। सुंडा स्ट्रेट, जी आदि भाई। ये सुंदर स्टेट पुराना इशू है, बहुत पुराना। हाँ, हाँ, ये भी इसको पुराना इश्यू है। वो तो बट पॉसिबल ही नहीं है। रीजन आपको बताता हूँ। हुँ, That area is governed by very local anti movements, in anti Malaysian movements. तो और वहाँ पे भारत की प्रेजेंस बहुत ही स्ट्रांग है। तो आई डोंट थिंक दैट इज पॉसिबल, इसलिए वो इसी रूट पे आएंगे जो ऊपर वाला रूट है, उसी पे आएंगे वो। बिकॉज उससे नहीं तो यू टू गो ऑल द वे डाउन, और वहां से फिर ऑल द वे अप, कॉस्ट इंक्रीज होता है ना, वो सीधा ओशन में नहीं जा सकते, वो नॉट पॉसिबल फॉर देम। तो आई डोंट थिंक सो उनके लिए, द चाइनीज के लिए भी। सुंदर स्ट्रेट इज़ वेरी शैलो, मतलब उसमें अगर उनको बनाना भी है, तो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि नीचे गहराई नहीं है। शिप्स के लिए व्यूअर्स समझते होंगे, जो कि जब शिप चलती है तो नीचे गहराई होनी चाहिए, नहीं तो सैंड और मिट्टी और पता नहीं क्या-क्या चलेगा, व्हिच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ वेरी रेगुलर रन ऑफ द शिप्स। सुंडा स्ट्रेट में वो गहराई नहीं है और उतना पैसेज वे वो बड़ा नहीं है जितना मलक्का स्ट्रेट है। और जिस लेवल का चाइना एक्सपोर्ट करता है, उस लेवल के एक्सपोर्ट के लिए उनको बड़ा चाहिए, वाइडर एरिया चाहिए, तभी तो उनकी छटपटाहट है कि भाई या तो उधर से सीपेक बन जाए, नहीं तो बांग्लादेश में रास्ता मिल जाए, नहीं तो हम सुंडा स्ट्रेट कर ले। सुंडा स्ट्रेट वाली पॉइंट सर बता ही रहे हैं। ये ट्राइबल इशू क्या है आदि भाई? न, सुंदर स्टेट में इंडिपेंडेंस मूवमेंट चलते थे पहले मलेशिया में, और आपको पुराने इतिहास में जाना पड़ेगा, ब्रिटिश पीरियड में जाना पड़ेगा। वो स्टेट पे तो भारतीय फोर्सेस वर्ल्ड वॉर 2 में पूरी तरह डिप्लॉयड थी। वो तो टोपोग्राफी भारत को मालूम है उस एरिया में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के वहां पे ट्रेवल्स हैं। सो इट इज मच, मलक्का स्टेट इज काइंड ऑफ जो रीजन। अब सेना का जो मूवमेंट है, ट्रेड का मूवमेंट देखना पड़ेगा, हाउ फ्रेंडली पीपल आर देयर। वो तो स्टेट टोटली अनडेवलप्ड एरिया है। आई डोंट थिंक सो उसको उसको डेवलप करने में भी उनको कोई पॉलिटिकल विल भी होगा, तो दे विल कंटिन्यू टू। सो इसीलिए मैं बोल रहा था, इंडिया एंड चाइना विल फाइट मेनी प्लेसेस, लेकिन कॉस्ट ऑफ एस्केलेशन फॉर चाइना विल बी वेरी वेरी हाई, और कॉस्ट ऑफ एस्केलेशन फॉर चाइना विल डायरेक्टली इम्पैक्ट यूरोप एंड अमेरिका। तो भारत को अगर अमेरिका और यूरोप को सबक सिखाना होगा, देन दे विल टेक एन एक्शन ऑन दिस एरियाज। इसलिए ट्राई सर्विसेज जो कमांड है, ट्राई सर्विसेज कमांड में जो प्लेन्स हैं, रिफ्यूलिंग का जो ऑप्शंस है, भारत कैन रीच देयर एंटायर एरिया इन 2 आवर्स, 1 आवर। सो देयर इज नो स्कोप फॉर दिस थिंग। तो मिलिटरीली तो इसे चेकमेट ओवर देयर। तो यहाँ पे आप पोटेंशियल देखते हैं। अगर आप चेस के प्लेयर हैं, तो आपको मालूम है घोड़े की ढाई चाल किधर होगी, वे विल द बिशप विल मूव, है ना। तो वो सब, ये तो बिशप के लाइन पे, स्ट्रेट डायगोनल, स्ट्रेट एक्शन, फास्ट। इसमें ढाई चाल की जरूरत नहीं है कुछ भी। एंड आई फोरसी दैट अभी भारत को अगर 2047 तक जो भारत का लक्ष्य है, उसके पहले ही अभी यूरोपियन कमीशन का रिपोर्ट आया है कि इंडिया विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन जस्ट 10 years, इन जस्ट 10 years। और
in nominal terms, it will be bigger than most of the European economies combined. क्योंकि वहाँ की इकोनॉमीज रिड्यूस हो रही हैं, बढ़ नहीं रही हैं. जैसे मेक्सिको की इकोनॉमी है -1% राइट नाउ. यू नो, यूरोप की इकोनॉमी का एक्चुअल रेट आप जाके देखेंगे विद द इन्फ्लेशन इज -2, ऐसा कुछ आएगा नंबर. मतलब आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, आप डेटा सही कर सकते हैं. अमेरिका का विद इन्फ्लेशन अगर हम देखें, द ग्रोथ इज नेगेटिव, नॉट पॉजिटिव. विद इन्फ्लेशन आप स्टडी करें तो अगर 30 साल, अगर पिछले 4 साल का देखें, 5 साल का देखें, थैंक्स टू कोविड और अनथैंक्स टू कोविड, तो वो आप पूरा स्टडी करें तो आपको लगेगा कि अमेरिका हैज इन्फ्लेशन ऑफ 30% ऑन इन 5 years. दैट मीन्स प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड. तो द इंडियाज चोकिंग ऑफ मलाक्का स्ट्रेट्स, या अगर वो फोकस है, इज गोइंग टू ब्रिंग डाउन द एंटायर वर्ल्ड्स इकोनॉमी. तो इसलिए भारत जो भी एक्शन करेगा, इट विल बी वेरी, हम लोग तो मीडिया पे बात कर रहे हैं, कुछ भी बोल सकते हैं. द मिलिट्री गाइज विल नो द रियल थिंग. तो दे विल थिंक 20 times, क्योंकि उसमें भारत का भी ट्रेड अफेक्ट होगा. ट्रेड इज 2 ways, नॉट 1 way. तो आई थिंक इंडिया जो भी एक्शन लेगा, इंडिया विल क्रिएट ऑल दीज बॉटलनेक्स. ऐसे बोलते हैं चेक में, इधर गए तो घोड़ा है, इधर गए तो बिशप है, इधर गए तो हाथी है. दैट्स एग्जैक्टली इज हैपनिंग. तो इसे चेकमेट फॉर एनी कंट्री इन दैट एरिया. मेरे को जो डर था वो ये था, अगर कोई नरेंद्र मोदी जी से पहले कोई गवर्नमेंट होती, वो अंडमान निकोबार को वीक बनाती, नो. एंड बट भारत वहां पे सिंगापुर बनाने जा रहा है. भारत इज क्रिएटिंग ए हब फॉर फाइनेंशियल सेंटर. So that will be the most positive move by Bharat to use that place for that. और मैं रिक्वेस्ट होगा कि वहाँ के जो नेटिव्स हैं, जो वहाँ के मूल निवासी अंडमान निकोबार के, उनका संरक्षण किया जाए. तो इट शुड बी ए सेपरेट पार्ट ऑफ द सेम प्लेस विच इज वे कैन बी मेड एज ए कमर्शियल हब. नहीं तो वो वहाँ का नेचुरल हैबिटेट काफी डिस्ट्रॉय होगा. मनीष जी, आपके फाइनल पॉइंट्स, लेट्स वाइंड अप विद दैट. जी. मुझे लगता है इसमें गायत्री जी की जो भारत का, अगर, क्योंकि हम लोग बहुत सारे ग्लोबल सिचुएशंस एंड सिनेरियोस को जनरली डिस्कस करते हैं, इंडिया अभी इट इज इन अ वेल पॉइज्ड सिचुएशन टू कंट्रोल नॉट जस्ट जो हमारा मतलब आर, या उसको मैं बोलूँ कि बाउंड्रीज विथ आर एडवर्सरीज, या उसके साथ जो भी हमारे रिलेशंस हैं, बट एज वेल एज जो मैं स्टार्ट में बोला था शो के, कि जो अगर हम सबसे बड़े मार्केट हैं, क्यों भारत, अगर आपको याद हो कि एक बार एक नरेंद्र मोदी जी का एक वीडियो वायरल होता है कि आज प्रेशर पैदा करने की ताकत भारत में होनी चाहिए, उन्होंने शायद रजत शर्मा के शो में वो बोला था. उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि वी आर द मतलब बिगेस्ट मार्केट. कोई भी चीज अगर क्रिएट हो रहा है, आर्म्स डेफिनेटली वी आर. उसके अलावा वी आर द बिगेस्ट, मतलब सबसे ज्यादा कैपेबिलिटी है जो मैन्युफैक्चर करके हम किसी चीज को हम बाहर भेज सकते हैं, चाहे वो पहले सॉफ्टवेयर था, अभी हम हार्डवेयर में भी वो करना चालू किए हैं. सो यू कैन नॉट जस्ट कम एंड टॉक टू इंडिया लाइक एनी अदर कि वो ठीक है मैं बुली कर दिया एंड करके मैं निकल गया. इट्स इन द सेम सिचुएशन जैसे अब चाइना पिछले 10 15 20 साल 25 साल में जो बिल्ड किया कि चाइना को आप आकर के हल्के में नहीं ले सकते. और उनका मेन एबिलिटी रिवर्स इंजीनियरिंग के ऊपर था, क्योंकि कुछ दिन पहले उन्होंने वो जो स्पेस एक्स जो लॉन्च किया था कि वो बूस्टर को फिर से रिट्रीव कर लेते हैं, चाइना ने भी वो लॉन्च कर दिया है और वो सक्सेसफुली उन्होंने दिखा दिया है. तो इंडिया अगर उस पोजीशन में है, ओनली थिंग इज कि हम कैसे अपने अलग अलग स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को, बीच वो चाहे वो समुद्र के बीच में हो चाहे वो जमीन पे हो, वी यूज इट टू दैट एडवांटेज कि वो एक अपने आप में हम डिफरेंट मल्टीपल पावर सेंटर्स. पहले क्या होता था जब हम बात करते थे, एक मुंबई हमारा पावर सेंटर है, दिल्ली हमारा पॉलिटिकल पावर सेंटर है, लेकिन अभी वी विल हैव टू क्रिएट मल्टीपल सच यूनिट्स. और जब आप उसको इतना इंपॉर्टेंट बनाएंगे, ऑटोमेटिकली यू आर क्रिएटिंग मतलब नॉट प्रेशर तो मैं नहीं बोलूंगा, एक ऐसा साइकोलॉजिकली आप ये इंडिकेट कर रहे हो कि तुम किसी भी एरिया में ऐसे नहीं आ सकते हो. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ लैंड फॉर अस, एंड वी विल, दैट्स वेयर वी विल आल्सो डिप्लॉय आवर जो हमारा सेफ्टी सिक्योरिटी मेजर्स है और एग्रेसिवली. फॉर एग्जांपल, जनरली मुंबई में अटैक फाइट बिकेम ए बिग न्यूज बिकॉज वो हमारा जो है इकोनॉमिकल पावर सेंटर था.
अगर वैसा ही हम अलग-अलग लोकेशंस, चाहे बी इट नॉर्थ ईस्ट में जो भी इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा जा रहा है, इट इज़ अनदर इंडिकेशन टू एनीवन हू वांट्स टू इंटरवेन देयर कि हम इसको ऐसे नेग्लेक्टेड स्टेट में नहीं छोड़ेंगे, दिस इज जस्ट अ पीस ऑफ लैंड फॉर अस। इसको हम वहां पर अगर हम 2 लाख 3 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट अभी जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो जिसमें अदानी अंबानी सारे बिजनेस हाउसेस गए थे, दैट्स एन डायरेक्ट इंडिकेशन कि वो एरिया हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारे बाकी एरियाज हैं। सिमिलरली जो आदित्य सर ने कहा कि अंडमान एंड निकोबार के केस में, वैसे ही वी विल हैव टू पुट ऑल आवर वल्नरेबल स्टेट। अभी एक मैं न्यूज देखा था, वो पता नहीं कितना सही या गलत था, कि यहाँ पे इंडिया इज ट्राइंग टू गेट मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम सऊदी अरेबिया एंड जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि फिर वो पाकिस्तान को उस चीज पे सोचना पड़ेगा कि आई एम डूइंग एनीथिंग हियर, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कहाँ पे जाने वाला है। तो ये स्ट्रेटेजिक मूव्स हैं दैट विल हैव टू कीप डूइंग, अपार्ट फ्रॉम जो भी हमारे एग्रेशंस जो हम या हमारे स्ट्रेटेजिक मूव है आर्म्ड फोर्सेस में। और उसके बाद डेफिनेटली मैं बार बार उस चीज को कि इंडिया वो सही में प्रेशर क्रिएट कर सकता है जहां इंडिया मार्केट है और जो इंडिया का मार्केट है, दोनों केस में। एंड वी आर गोइंग टू यूज इट टू आवर मैक्सिमम ऑफ द एडवांटेज, क्योंकि यूरोप इज ऑलरेडी गॉन केस, कनाडा का वही हालत है, यूएस इज ऑलरेडी सपोज टू बी रिसेशन, वो हर एक आता है कि नेक्स्ट क्वार्टर में जाएगा या नेक्स्ट में जाएगा। आदि भाई, आपके फाइनल वर्ड्स, कंक्लूडिंग लाइंस। कंक्लूडिंग है कि सीडीएस का टॉपिक है, तो आई विल से दैट रिस्पेक्ट द पोजीशन, दे नो व्हाट दे आर डूइंग। और दूसरा चीज है कि आप ये देखिए कि दूसरे देश इतना बड़ा बड़ा लॉस करने के बाद भी आज भी रशिया ने कुछ बोला है? आज तक कुछ भी नहीं। रशियन मीडिया ने कुछ बोला है? नहीं। तो ये जो लोग सफाई मांग रहे हैं कि ये देखो लॉस हो गया हमारा, ये हो गया, वो हो गया, इनको बोलना चाहिए कि अभी देखो थप्पड़ बाहर वालों को लगा है, आपको लग सकता है, जस्ट बी रेडी, क्योंकि इंडिया इज इन ए डिफरेंट पोजीशन टुडे। और भारतीय लोग पक चुके हैं इन लोगों के पॉलिटिकल पैतरों से, दे आर टायर्ड ऑफ इट। ऑर्डिनरी मैन ऑन द स्ट्रीट, ये तो बहुत ही अच्छा इलेक्शन कैंपेन का इन्होंने बोला है, मोदी जी इसको स्पीच में उतारेंगे 2029 की, कि भाई जब युद्ध का समय था तब ये लोग प्रूफ मांग रहे थे वापस बालाकोट के जैसा। उस समय कितना वोट लूज किए थे लोग, अब कितना ज्यादा लूज करेंगे दे डोंट नो। और मैं एक चीज और भी ऐड कर दूं, आई फुली सपोर्ट शर्मिष्ठा's फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो अब ये जितने भी इंसिडेंट्स होंगे इंडिया में हिंदुओं के विरुद्ध, अब वो समय चला गया जब हम लोग छोड़ देते थे वो एरिया। हम बात कर रहे हैं तो एक वीडियो आ रही है, बेगम नाजिया हसन पहले तो ये हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाती हैं, गालियां देती हैं, अभद्र टिप्पणियां करती हैं। अब उनके यहाँ 2-4 भाई पहुंच गए बजरंग दल वाले, थोड़ा रोना बजरंग दल नहीं, अभी तो हर व्यक्ति बजरंग दल है, हर बजरंग बली का भक्त बजरंग दल है। कुछ हिंदू Forget भाई about लोग other पहुंचे हुए हैं, तो अब रोना धोना मचा रखा है, मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैंने वैसा नहीं कहा था। बट यस, वी सपोर्ट शर्मिष्ठा, इसमें कोई डाउट नहीं है। people. थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया एंड सत्तोलॉजी। मनीष को फॉलो करिए डीप डाउन एनालिसिस पर। और अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है, नंबर स्क्रीन के ऊपर है। आप मुझे फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, टॉपिक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, सभी की सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर महादेव।